सभी को नमस्ते। हमारा अपना कंटिन्यू बड़े भाई साहब कहानी चल रही थी। उसी के आगे बड़े भाई साहब ने छोटे भाई साहब को किस प्रकार से किन किन विषयों के बारे में बताया और हमें जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। घमंड करने पर किन किन लोगों का क्या विनाश हुआ ये भी बताया उन्होंने, जैसे चक्रवर्ती, रावण आदि लोगों के बारे में बताया। तो अब देखिए कि आने वाला विषय, अब तो तुम पास हो गए, लेकिन आने वाला विषय जो तुम्हें कितना मुश्किल होगा, जिसको याद रखने के लिए किसका हिजरी सन, किसका नाम, किस किस के राजाओं के नाम आदि, ये सब कैसा गणित, कैसा इतिहास, कैसा भूगोल, ये सभी चीज़ों को पढ़ याद रखते रखते तुम्हारे को नानी याद आ जाएंगी। यानी बहुत कठिन काम है। तो देखिए, अगर इस तरह से तुम खेलते रहोगे ज़्यादा तो आने वाले समय में तुम पास नहीं होंगे। ये तुम मेरी बात का गांठ बांध लीजिए, गिरा बांध लीजिए, वो तो गांठ बांध लीजिए, नहीं तो तुम बाद में बहुत पछताओगे। तब सोचोगे कि मैं भाई साहब की बात मान लेता तो कुछ ठीक होता। लेकिन याद रखिए, हम लोग अपनी नादानी में उन बड़ों की बातों का तिरस्कार कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर छोटा भाई समझता है, लेकिन नादानी के कारण से खेल के अंदर बहुत अधिक रुचि रखने के कारण से वो अपने कर्तव्यों को भूल जाता है। कुछ देर के लिए भाई की बातें अच्छी लगती है, लेकिन बाद में फिर वो अपना ही काम करता है। इसीलिए बार बार बड़े भाई साहब उसे सावधान करते हैं। अब देखिए, स्कूल का समय निकट था। नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। उसने देखा, अच्छा हो गया मेरा स्कूल का समय हो गया, नहीं तो न मालूम मेरे बड़े भाई साहब मुझे कब तक ये उपदेश की माला पहनाते रहते थे। अब कोई चारा नहीं था उनको अपना उपदेश देना बंद करना। यानी जो बोल रहे थे इसको उसने मजाक में उपदेश लिया। भोजन आज मुझे निस्वास सा लग रहा था। इतना बोले भाई साहब ने, इतना बोले कि मुझे खाने के मेज पर खाने में भी कोई रस नहीं आया। इतनी बातें बताई पढ़ाई के बारे में। और जब पास होने पर तिरस्कार हो रहा तो वो सोचा कि अभी तो मैं अव्वल दर्जे में, प्रथम दर्जे में पास हुआ, और जो मेरे को भाषण दे रहे हैं, जो मुझे उपदेश दे रहे हैं, वो तो 2 साल से उसी क्लास में है। लेकिन अब ये एहसास हो रहा कि पास होने पर इतना भाषण उपदेश सुनना, और अगर पास होने पर तिरस्कार हो रहा है, तो अगर मैं फेल हो जाता तो शायद भाई साहब मेरे प्राण ही ले लेते थे। ये तो गनीमत है कि मैं पास हो गया। अगर मैं पास नहीं होता तो शायद भाई साहब मुझे जिंदा भी नहीं रखते। उनके नसीहत से तो मुझे ऐसा ही लग रहा था। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था, उसने मुझे भयभीत कर दिया। अब जब भाई साहब ने बताया कि क्या क्या हेनरी, क्या ईस्वी सन, किन किन राजाओं के नाम, इतिहास के अंदर, भूगोल के अंदर, गणित के अंदर, अगर हमारे पास इतनी भी कुछ मिस्टेक्स हो जाए, और हम कितना चाहकर भी नहीं कर सकते, लेकिन इतने हार्ड है कि जहाँ 1 की जगह 2 लिख दिए और 2 की जगह 4 लिख दिए तो हमारा पूरा गणित या पूरा खत्म। ईस्वी सन में किसी का 1904 है तो हमने 1993 लिख दिया है तो हमारा पूरा आंसर बस है। तो इन सब बातों से मैं बहुत भयभीत हो गया, मैं बहुत डर गया था। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि सही में स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा। बस यही ताज्जुब था मेरे को। ऐसा हार्ड लगा स्कूल का लाइफ मुझे, ताज्जुब यानी आश्चर्य।
कि मैं इतना सुनने के बाद मैं स्कूल छोड़कर भाग सकता था, लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि जो कि तो बनी रही। इतना भाई साहब ने उपदेश दिया, लेकिन मुझे पुस्तकों को पढ़ने में रुचि नहीं आई। रुचि का अपोजिट है अरुचि। रुचि शब्द के आगे उपसर्ग जुड़ गया तो वह विलोम शब्द भी बन गया। इसमें अ है उपसर्ग। देखिए अरुचि जो कि त्यों बनी रही, वही हालत है मेरे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। इतनी बातें डरावनी उनकी लगी। एक बार के लिए तो मैं कांप भी गया, डर भी गया, लेकिन फिर भी मेरी आदत जो कि तो पढ़ने में मेरे को आनंद रुचि नहीं आ रही थी। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देता था। पढ़ता चाहे खाने के लिए इधर से उधर हो जाए, नींद कम हो जाए, पर पढ़ने के लिए मैंने समय नहीं दिया और खेलने के लिए मैंने समय नहीं छोड़ा। एक भी समय को मैंने बराबर टाइम टू टाइम जितना खेलना वो बराबर खेलता रहा, मगर बहुत कम। बस इतना कि रोज़ टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील न होना पड़े। दर्जे यानी क्लास, और जलील यानी मुझे सबके सामने मैं सबके सामने अपराधी न बनूं। बस इतना पढ़ता था। बस जितना मेरे को पढ़ना है वही, उससे एक्स्ट्रा नहीं। और कैसा पढ़ना, तोते के समान रट ले, ताकि एक क्लास के अंदर, दर्जा यानी क्लास के अंदर, अगर अध्यापक ने कुछ पूछा तो मैं उसमें उसका उत्तर दे सकूं। बस इतना ही पढ़ता था। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया। फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। पहले मुझे विश्वास हुआ कि अब मुझे भाई साहब कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं पहले दर्जे में पास हुआ हूँ। पर फिर वही बात, वही चोरों के समान जीवन कटने लगा। मौका मिलते ही, भाई के देखते ही पढ़ना, भाई मौका चुकते ही भाई के तोते ही बस चले जाना कहीं खेलने के लिए। खेलने के लिए समय कोई निर्धारित नहीं था। पढ़ने के समय तो जो निर्धारित था उसमें भी कम हो जाता था, लेकिन खेलने के लिए 1 घंटे बजाय मैं 1.5 घंटा भी खेल लेता था। अब देखिए फिर ऐसी दिनचर्या चली। फिर सालाना इम्तिहान हुआ, फिर वार्षिक परीक्षा। कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। देखिए, ये भाई साहब का दुर्भाग्य समझो, मेरा सौभाग्य समझो, पता नहीं। वही कहानी वापस रिपीट हुई। एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के अंदर मैं तो हो गया पास और भाई हो गए फेल। मैंने बहुत मेहनत नहीं की, पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। उसको लगा कि मैं सिर्फ बेसिक पढ़ा, पास होने तक ही मार्क्स आने के ऐसे चांस को ही मैंने पढ़ाई की, बाकी मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा। लेकिन पता नहीं, डाउट तो था कि मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, लेकिन यहाँ तो मेरा क्या हो गया कि वो एक नहीं, मैं फर्स्ट डिवीज़न में पास हो गया। और भाई साहब जो रात दिन अपनी पढ़ाई में टाइम लगाते थे वो वापस फेल हो गए। अब देखिए, भाई साहब ने प्राणांत तक परिश्रम किया। प्राणांत तक यानी प्राण निकले तब तक। दिन में सोते नहीं थे, रात में भी सोते नहीं थे, चैन से बैठते नहीं थे, चैन से खाते नहीं थे। इतनी मेहनत की, लेकिन उनका क्या फल मिला। परिश्रम किया, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे, यानी एक एक शब्दों को दिमाग में भर लिए थे, माथे में उतार लिए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 बजे तक स्कूल जाने के पहले। देखिए उनकी दिनचर्या, रात को 10 बजे तक, सवेरे 4 बजे से उठकर 6 बजे तक पढ़ना, 9:30 तक स्कूल जाने से पहले तक पढ़ना, उसके बाद में घर आकर भी पढ़ना। इस प्रकार हर समय पढ़ना। कोई एक किताब का एक पेज नहीं छोड़ा होगा उन्होंने। लेकिन देखिए, मुद्रा कांतिहीन हो गई थी। मुद्रा यानी सूरत, उनका चेहरा
नींद नहीं, खाने में रुचि नहीं, बस एक ही दिमाग था उनको, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। इससे उनका चेहरा भी क्या हो गया था, जो चेहरे पर ताजगी थी वो भी खत्म हो गई थी। मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी, पर क्या करूं, जब रिजल्ट आया कि मैं न पढ़ने वाला पहले दर्जे में पास हो गया, और जो रात और दिन जिसको खाने की सूझ नहीं, पीने की सूझ नहीं, वो व्यक्ति फेल हो गया। उनकी दयनीय स्थिति पर बेचारे लगे मुझे वो, कि बेचारे इतना कुछ करते हैं लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े और मैं भी रोने लगा। नतीजा यानी परिणाम। उनको बहुत फील हुआ कि मैं इसको उतना कहता हूँ, लेकिन आज इनका दूसरी बार भी क्या हो गया, फेल हो गया। तो छोटे भाई के सामने बड़े भाई का ये हाल देखकर उनकी आंखों से पानी आ गया, और बड़े भाई के रोते हुए देखकर छोटे भाई को भी बहुत, उनके परिणाम को देखकर उनको भी बहुत दुख हुआ, और वह दुख आंसुओं के बाहर बच चुका। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता, लेकिन विधि की बात कौन टाल सकते हैं। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी अपने आप को, दुख एहसास हो रहा था मुझे, लेकिन मैं सोचता अगर भगवान मुझे भी फेल कर देते तो भाई साहब को इतना शर्मिंदा नहीं होना पड़ता था। इसी कारण से वो रो रहे थे और मुझे भी, पर क्या करें, ये परीक्षा कौन पास होगा और कौन फेल होगा, पढ़ने वाला क्या होगा और न पढ़ने वाला क्या होगा, इसका हम बता नहीं सकते। जैसे भाग्य की रेखा को हम बदल नहीं सकते, उसी तरह से पढ़ाई के रिजल्ट को हम अपने आप से बदल नहीं सकते। इसका बहुत दुख था। दोनों भाई आपस में दुखी थे। बड़े भाई ने सोचा मैं फेल हुआ इसलिए दुखी था, और छोटे ने सोचा अगर मैं फेल हो जाता तो शायद भाई का दुख इतना नहीं बढ़ता। अब उनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, और वह दुख को, आवेश को आंसुओं के द्वारा प्रकट करने लगे। मेरे और मेरे भाई के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर था। पहले कितने दर्जे का अंतर था, 3 दर्जे का, 3 क्लास आगे थे। अब छोटा भाई बड़े भाई से सिर्फ 1 क्लास पीछे। बड़ा भाई 3 क्लास आगे था, और अब छोटा भाई सिर्फ 1 क्लास पीछे रहा बड़े भाई के। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए, मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सके। फजीहत यानी मन में इच्छा हुई, कभी कभी आता है तो सामने वाला बहुत बोलता है, तो फिर उसको मन में आता है कि अब क्या करूं, भगवान करे ये 2 बार फेल हो गए, 1 बार और फेल हो जाएंगे तो फिर ये मेरी क्लास में आ जाएंगे, तो इनको बोलने का कोई मौका, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ी क्लास में हूँ, ऐसा कोई भी बोलने का इनको ये नहीं देगा। यानी मन में ऐसा विचार आया। लेकिन उसी तरह से भाई के प्रति प्रेम, श्रद्धा, तो उसने उस विचार को झटक दिया और कहा, छी, इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते। तो सोचा नहीं, बड़े भाई साहब के प्रति मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैंने बताया ना कि उनके अंदर बहुत कर्तव्य निष्ठा थी, भाई के प्रति प्रेम था, लेकिन खेलने के विषय को लेकर डांट पड़ने के कारण कभी कभी उनके मन में भाई के विपरीत बात आ जाती थी। और यहाँ पर तो इतना आ गया कि अगर वो वापस फेल हो जाए तो बस अच्छा है कि मेरे को अब बोलने का कोई उनको मौका नहीं रहेगा। लेकिन तुरंत उन्होंने उनके अहित की बातों को दिल से निकाल फेंका। बोला नहीं, मुझे समझना चाहिए, वो जो मुझे डांटते हैं उसमें मेरी भलाई है, इसमें मेरी भलाई के लिए डांटते हैं। वो इस वक्त अप्रिय लगता है, बड़ों की बातें कड़वी होती है लेकिन बहुत हितकारी होती है, ये मुझे उसको एहसास हुआ। अवश्य अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ये असर है कि मैं धनाधन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। पर आज वो उपदेश नहीं देते। उनका अगर धाक नहीं रहता मेरे ऊपर, उनकी अगर मेरे ऊपर मतलब वो मेरी
और ध्यान नहीं रखते तो मैं शायद ही ऐसा पास होता। कि मेरे पास होने का श्रेय भी उनको ही जाना चाहिए। अगर वो उपदेश नहीं देते तो मैं इतना भी नहीं पढ़ता और मैं पास नहीं होता। और आज मैं धनाधन पास होते जा रहा हूँ, और वो भी इतने अच्छे नंबरों से। यानी हमेशा हमको क्या रखना चाहिए? बड़ों का डर रखना चाहिए। कहते हैं बड़ों की कठोर बातें भी हमारे लिए बहुत हितकारी होती है। तो ये बात उसको पहले क्रोध भी आता है, फिर तुरंत भाई के प्रति अपना प्रेम भी जताते हैं, और वो कहते हैं कि भाई जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। नरम पड़ गए बोल तो पहले जितना डांटते नहीं थे, क्योंकि अब 2 बार फेल हो गए और ये 2 बार पास हो गया। तो जितना पहले डांटते थे वो नहीं डांट रहे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। देखा मैं कितनी बार खेलता रहा हूँ, लेकिन हमेशा के वैसा इस बार बहुत कम आवाज़ में धीरज से उन्होंने मेरे को समझाया, प्रेम से समझाया। शायद अब वो खुद समझने लगे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। यानी उनको अपने आप से ग्लानि हो गई। मैं इतना इसको डांटता हूँ और ये प्रथम दर्जे में पास होता है, और मैं इतना पढ़ता हूँ तो मैं 2 साल हो गए उसी क्लास में अटका हूँ। ये उनको एहसास हुआ, इसीलिए शायद वो बोलते भी नहीं थे, और फिर भी कभी बोलते तो भी बहुत कम और बहुत कोमल भाषा। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। अब यहाँ पर मैं आज़ाद हो गया। पहले भाई के डर से थोड़ा पड़ता था, अब तो मैं पूरी तरह से स्वच्छंद यानी फ्रीडम आ गया मेरे में अंदर। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। उनका प्रेम मुझे लग रहा है कि अब भाई मेरे को कभी डांटेंगे नहीं। उनको सहन शक्ति ये हो गई कि अब मैं कब तक इसको बोलूं, तो उसका मैंने अनुचित लाभ उठाया। अब मैं पहले थोड़ा भी पढ़ता था, अब बिल्कुल पढ़ता नहीं। मुझे ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूँ ना पढ़ूँ मेरी तकदीर बलवान है। इसीलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता वो अभी बंद हो गया। पर देखिए जीवन के अंदर कभी भी किस्मत पर, जैसे आप किसी ज्योतिषी को हाथ बताते हो, ज्योतिषी ने बता दिया आपके हाथ में बहुत धन है, तो वो सोचेंगे अरे मेरे ज्योतिषी ने बताया कि मेरे पास तो बहुत धन है, तो मुझे कमाने की क्या आवश्यकता है। और वह हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा, तो बैठा बैठे खाने पर वो धन उसके कितने काम आएगा। तकदीर जब बनती है जब हम तदबीर करते हैं। तदबीर नहीं करोगे और तकदीर खुल जाए बोले तो इम्पॉसिबल। आप सामने यहाँ बैठे हो, किसी ने कहा वहाँ पर आपके सामने की जगह में सोना है, तो आप वहाँ बैठ जाएंगे, तो क्या सोना आपके हाथ में आ जाएगा? उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो जगहों को खोदना पड़ेगा, कुदालें चलानी पड़ेंगी, मिट्टी निकालना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर वो सोना आपके हाथ में आता है। तो इसी तरह से उसने सोचा कि अब भाई साहब तो मुझे कुछ बोलेंगे नहीं, और मन में एक प्रकार की ऐसी भावना बढ़ गई कि मेरे तकदीर में बस पास होना ही है, मैं कभी फेल नहीं होगा। इसके पहले भी मैं बताया था कि आपको हमारा कहावत है कि एक न एक दिन क्या होता है, जो लोग बहुत घमंडी हो जाते हैं अपने आप पर, सोचते हैं मेरे वैसा कोई नहीं है, मैं कभी असफल नहीं होऊंगा, ऐसा सोचने वाला एक दिन ऐसा असफल हो जाता है। तो कभी हमें अपने काम का गर्व नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने वैसा किया। अब तो मुझे बस पढ़ने का बोलते ही नहीं थे और पढ़ता नहीं था, और मैं बस दिन भर अपना खेल में लगा दिया। मुझे कन कोए उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया। कन कोए यानी पतंग, जो हवा के ऊपर चलती है पतंग, उसको बोलते हैं कन कोए। अब मुझे एक नया और एक शौक लग गया। पहले तो गुल्ली डंडा आदि खेलता था, अब मुझे कन कोए का भी डर लगा। शौक पैदा हो गया, और मैं सारा समय पतंगबाजी की भेंट में होता था। पूरा समय में छत के ऊपर पतंग उड़ाता था। फिर भी
भाई साहब का अदब करता था। अदब यानी आदर, मान, सम्मान। उनकी नज़र बचाकर कनकोए उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्या सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। सब कुछ करता था, पर भाई की नज़र बचाकर। मांझा भी बनाता था घर में, कन्ने बांधना, पतंग कहाँ पर उड़ाना है, कौन सी टूर्नामेंट जगह खाली है, सब कुछ काम तैयारी करता था। लेकिन भाई साहब को पता नहीं लगने देता। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देता चाहता कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया। मैंने ये बात का पूरा ध्यान रखा कि भाई साहब को कभी ये न लगे कि मैंने उनका अपमान किया, उनकी कही हुई बातों का सम्मान नहीं किया या उनका लिहाज नहीं रखा। लिहाज यानी शर्म, डर। ये बात में उनको कभी भी ऐसा भाई को संदेह ही नहीं हुआ, शक ही नहीं हुआ मेरे ऊपर। मैं ऐसे ऐसे काम करता था, लेकिन भाई को कुछ पता नहीं था। अब देखिए घटना घटी। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर में एक कनकोए लूटने बेताशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथी की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। एक दिन क्या घटना घटी। हॉस्टल से दूर जाकर मैं कनकोए उड़ा रहा था। वहाँ कोई पतंग उड़ती हुई नीचे गिरने लगी। देखिए, आपको ये सब मालूम होगा, पतंग जब नीचे गिरने लगती है टूटकर, तो बच्चे उसको पकड़ने के लिए कैसे बेतहाशा दौड़ते हैं। उनको पता नहीं कि मैं जमीन पर हूँ या आसमान पर हूँ या छत की मुंडेर पर हूँ। उनको आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं देता है और वह भागते 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 रोड पर भी भागते। सामने गाड़ी आ रही है, मोटर आ रही है, कुछ भी हो रहा है, गड्ढा आ रहा है, उनको कोई भी ध्यान नहीं रहता है। बस उनका ध्यान तो, उनकी नज़र तो ऊपर रहती है, उस पतंग के ऊपर। तो यही हालत हुई थी उसी दिन मेरी भी। मैं रोड पर दौड़ रहा था उड़ती हुई पतंग को पकड़ने के लिए। कुछ भी मुझे ध्यान नहीं है। सब कुछ समतल है। जहाँ सब कुछ समतल है ना, सब बराबर है, न मोटर कारें हैं, न ड्राम है, न गाड़ियाँ। अब इसलिए आकाश में हम लोग उड़ रहे थे। लेकिन सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। क्या देखा, एकदम मेरे सामने पतंग तो नहीं आई, भाई साहब हो गए। मुठभेड़ यानी मुलाकात। सोच भी नहीं सकता कि इस तरह से भाई साहब मुझे देखेंगे और मिलेंगे। जो शायद बाजार से लौट रहे थे, उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकोए के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती। क्या कहा? इन उग्र भाव से, यानी बहुत गुस्से में। तुम कौन हो? तुम क्या हो? इन बाजारू बच्चों के साथ में तुम इस तरह से साथ धेले के कनकोए को, यानी एक पैसे की पतंग के लिए तुम ऐसे दौड़ रहे, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या करोगे उस पतंग के पीछे? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो। नीची जमात यानी क्लास, अब छोटी क्लास के नहीं हो तुम, अब बड़े हो गए। इस तरह से तुमको ऐसे दो कौड़ी की पतंग के पीछे रोड पर भागना, ये तुम्हारे लिए शोभादायक बात नहीं है। मुझे तो तुम्हारे इस कार्य को देखकर शर्म आ रही है। बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो, अब तुम बड़े क्लास के बच्चे हो गए। छोटे हो तो के समझ सकते हैं हम लोग कि भाई बच्चा है, नादान है। लेकिन अब तुम इतनी बड़ी क्लास में आए हो और तुम इस तरह से मेरे से अब एक क्लास पीछे हो, और तुमको ये काम शोभा नहीं देता। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। तुम किस पोजीशन में हो? ऐसे रोड पर इन आवारे लोगों बच्चों के साथ उस 2 कौड़ी की पतंग के लिए तुम दौड़ रहे हो, जिसमें तुमको होश नहीं कि सामने कौन आ रहा है। अगर तुमको होश रहता तो तुम अपना गली बदल देते थे, मेरे सामने नहीं आते थे। पर तुमको पता ही नहीं कि मैं कहाँ भाग रहा हूँ और मेरे सामने कौन आ रहे हैं, और वो भी 2 कौड़ी पतंग के लिए। ये तुम्हारे लिए ये शोभादायक
बात नहीं है। इस प्रकार से ऐसी बात कहकर उन्होंने उसे बहुत ऐसा डांटा कि उसकी नज़र भी नीचे हो गई। अब देखिए, एक ज़माना था कि लोग 8वां दर्जा पास करने के बाद नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने मिडिल चीज़ों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट सुपरिटेंडेंट है। कितनी 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। उस ज़माने के लोग, आपकी आज 10 साल की पढ़ाई और उस ज़माने के लोगों की 4 साल की पढ़ाई भी बहुत बहुत होती थी, वो भी तुम्हारे से ज़्यादा। और आज भी तुमको बताता हूँ, 8वीं पास करे हुए लोग तहसीलदार बने हुए हैं। कई जगह पे कितने बड़े बड़े डिप्टी मजिस्ट्रेट सुपरिटेंडेंट आदि हो गए। तो तुम सोचो कि तुम कौन सी कक्षा में हो और तुम जो ये कार्य कर रहे हो, क्या ये तुम्हारे लिए उचित है क्या? बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं। मातहती में बड़े बड़े विद्वान लोग उनके हाथ के नीचे काम करते हैं। और वो क्या पढ़े हुए मालूम आपको? 8वीं 10वीं भी नहीं, लेकिन उनका ज्ञान। अगर तुम जैसे लोग इन पतंगों के पीछे रोडों के ऊपर ऐसे घूमते रहोगे, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर सकोगे। तुम उस 8वें दर्जे में आकर बाजारी के साथ कनकोए के लिए दौड़ रहे हो, इन बाजारी लड़कों के साथ में। एक प्रकार की भद्दी गाली दे दी उसके भाई ने। इन लोगों के साथ तुम्हारा क्या पोजीशन है? जिसके लिए तुमको आज इन कनकोए के पतंग के लिए, जो कुछ देर में अगर थोड़ी भी फट गई तो तुम्हारे कोई काम की नहीं रहेंगी। तुम्हारा इतना दौड़ना, इतना भागना, सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएंगी। तो क्या ये तुम्हारे लिए शोभा देता है? मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। कम अकली यानी कम अक्ल के हो तुम। अगर तुम्हारे अंदर अक्ल होती, अक्ल यानी दिमाग, तो तुम ये जरूर ये करने में शर्माते। तुम उन बच्चों के साथ हो लिए जिनको कोई पढ़ाई में कुछ करने का कोई उम्मीद नहीं है, बस रोडों पर भागते दौड़ते। इससे जीवन नहीं बनता। इस प्रकार से बड़े भाई ने उससे कहा, तुम जहीन हो इसमें शक नहीं, लेकिन वह जैन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम जहीन हो यानी समझदार हो, तुम्हारे अंदर ज्ञान है, लेकिन तुम अपने दिल में ये जैन किस काम का जो आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुमको अपना गौरव नहीं है, अपना मान नहीं है, अपना सम्मान नहीं है। कैसे जीना चाहिए? जीते सब है, लेकिन तुम किस दर्जे के हो, तुम कौन सी क्लास में हो और तुम्हें आगे क्या करना है, इसका कुछ भी एहसास नहीं है। इसका मुझे बहुत ही दुख है। और तुम अपने आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुमको अपना कोई आत्मसम्मान नहीं है, और है तो तुम उसको ऐसे काम करके तुम अपने आत्मगौरव को क्या कर रहे हो? सर्वनाश कर रहे हो, मिटा रहे हो। तुम अपने दिल में समझते होंगे, मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ, अब मुझे उनको कुछ कहने का हक नहीं है। लेकिन यह तुम्हारी गलती है। क्या बताया लास्ट में वापस? मुझे मालूम है तुमको अभिमान आ गया, क्योंकि मैं तुम्हारे से 5 साल बड़ा तो हूँ, लेकिन कक्षा में मैं तुम्हारे सिर्फ अब 1 साल पीछे हूँ। तुम मेरे से 1 साल पीछे हो। इसलिए तुमको गरूर आ गया, अभिमान आ गया। लेकिन याद करो, भले ही मैं कक्षा में तुम्हारे से 1 साल पीछे हूँ, बस 1 साल का तुम्हारे और मेरे अंदर फर्क रह गया, पर उम्र में मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, जो हमेशा रहेगा। 5 साल का मैं तुमसे बड़ा हूँ, तो अब देख लीजिए कि तुमको कैसे मेरी बात को मानना है। अब मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, ये बात तुम अपने दिल से निकाल दो। लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, चाहे आज भी तुम मेरी जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है, तो निस्संदेह अगले साल तुरंत मेरे समकक्ष हो जाओगे। किसके ऊपर दोष दिया अभी बड़े भाई साहब ने? परीक्षक।
परीक्षक यानी परीक्षा के पेपर जांचने वाले, जरूर वो किसी धुन में, किसी बस उनके माध्यम ये रहता है कि बस हमको बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पास करना है, तो उन्होंने कहीं सही उत्तर देखा नहीं होगा। तो इसके चलते तुम बराबर कल, आज मेरे से 1 साल पीछे हो, कल मेरे बराबर भी आ जाओगे। लेकिन याद रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे से ज़्यादा ज्ञान रखता हूँ। समकक्ष यानी सेम क्लास। तो भी तुम देखो जमाल में आ जाओगे तो परीक्षों का ये किसके ऊपर दोष दिया? परीक्षक। पेपर बराबर नहीं जांचे जा रहे तुम्हारे। ये तो हो ही नहीं सकता, मैं रात दिन पढ़ता हूँ और ये बात तो 99% सही है। ये बोर्ड एग्ज़ाम, लास्ट का वार्षिक एग्ज़ाम में तो लकी वो बात होता है, क्योंकि जांचने वाला सही चाहिए। उसने रॉन्ग को भी राइट कर दिया तो ऐसा होता है, और जिसने राइट लिखा उसको रॉन्ग कर दिया तो वो बड़े भाई साहब की वजह से उसकी गति हो जाती है। तो निसंदेह यानी बिना शक के। मैं तुमको बताता हूँ, निस्संदेह ये संधि शब्द है। नी टू डार्स प्लस संदेह, 20 संधि, इसको अलग करो बोले तो आपको बता। अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओगे। लेकिन मुझमें और तुम में जो 5 साल का अंतर है वह तुम तो क्या खुदा भी मिटा नहीं सकता। इस तरह से उसने ये बात कही और उस कंको में उड़ाते हुए भाई को देखकर, उन्होंने रोड पर घूमते हुए भाई को देखकर उन्होंने अपनी बात को उसके साथ कहा। और फिर से वही अपना बात कि बस अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए वो उसके पीछे बराबर लगे रहते थे। इस तरह से आज अभी इस कालांतर में, इस पीरियड में आपका इतना हुआ। आगे का लेसन पूरा आने वाले कालांतर में या पीरियड में आपको पूरा करेंगे। धन्यवाद बच्चों सभी को।